चलिए आज बात करते हैं इतिहास की सबसे दुस्साहसी और सबसे मशहूर ट्रेन डकैतियों में से एक की। एक ऐसी कहानी जिसकी योजना तो महीनों तक चली, लेकिन उसे अंजाम सिर्फ एक रात में दे दिया गया। इस एक घटना ने पूरे ब्रिटेन को हिलाकर रख दिया था। तारीख थी 8 अगस्त 1963। ग्लासगो से लंदन जाने वाली रॉयल मेल ट्रेन अपनी रफ्तार से रात के अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। ट्रेन के अंदर सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन बाहर पटरियों पर एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जा रहा था। ट्रेन के ड्राइवर जैक मिल्स एक बहुत ही अनुभवी ड्राइवर थे। वो रात के अंधेरे में इंजन दौड़ा रहे थे जब अचानक उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एक लाल सिग्नल। ये बहुत अजीब था। इस सुनसान रास्ते पर आधी रात को ट्रेन को क्यों रोका जा रहा था? और यहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है, एक रहस्यमयी लाल सिग्नल से। ड्राइवर जैक मिल्स के लिए ये किसी खतरे की घंटी से कम नहीं था। वो जानते थे कि इस रास्ते पर इस वक्त सिग्नल का लाल होना लगभग नामुमकिन था। जैक मिल्स को ये एहसास हो चुका था कि कुछ बहुत बहुत गलत है, पर नियम तो नियम होते हैं। उन्हें ट्रेन रोकनी ही पड़ी। और जैसे ही ट्रेन के पहिए थमे, चारों तरफ एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। और फिर जो हुआ वो किसी फिल्म के सीन जैसा था। असिस्टेंट ड्राइवर मदद के लिए नीचे उतरा तो देखा कि फोन की लाइनें ही कटी हुई हैं। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, झाड़ियों से नकाब पहने लोग निकले और उसे दबोच लिया। उन्होंने सीधा इंजन पर धावा बोला, और जब ड्राइवर जैक मिल्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन पर लोहे की रॉड से बेरहमी से हमला कर दिया गया। लेकिन ये कोई अचानक हुई लूटपाट नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे थी महीनों की प्लानिंग। एक ऐसी साजिश जिसे इतनी बारीकी से तैयार किया गया था कि वो इसे सदी की सबसे बड़ी डकैती बनाने वाली थी। इस पूरे खेल का जो मास्टरमाइंड था उसका नाम था ब्रूस रेनॉल्ड्स, और उसे सारी जानकारी मिली थी रॉयल मेल के ही एक बड़े अफसर से, एक अंदरूनी आदमी से। रेनॉल्ड्स ने कोई छोटी मोटी टीम नहीं, बल्कि 15 से ज्यादा शातिर अपराधियों की एक फौज तैयार की थी, जिसमें साउथ कोस्ट रेडर्स जैसे कुख्यात लोग भी थे। सबका एक ही लक्ष्य था, HVP कोच यानी हाई वैल्यू पैकेज वाला डिब्बा। और एक सख्त नियम था, गोली एक भी नहीं चलनी चाहिए। अब देखिए, उस अंदरूनी आदमी ने उन्हें 2 ऐसी बातें बताईं जिसने इस डकैती को लगभग पक्का कर दिया। पहली, आमतौर पर उस ट्रेन में करीब 3 लाख पाउंड कैश होता था, लेकिन उस खास रात उस ट्रेन में थे पूरे 30 लाख पाउंड, मतलब 10 गुना ज्यादा। और दूसरी और भी जरूरी बात, आमतौर पर जिस डिब्बे में पैसा होता था उसमें एक तगड़ा सिक्योरिटी अलार्म लगा होता था, पर उस रात एक रिजर्व कोच इस्तेमाल हो रहा था जिसमें कोई अलार्म था ही नहीं। चोरों के लिए तो ये सोने पर सुहागा था। और उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उस रात लूटी गई रकम थी 2.5 मिलियन पाउंड्स। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये 60 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा बनते हैं। मतलब हमारे हिसाब से लगभग 600 करोड़ रुपए, वो भी सिर्फ एक रात में। तो प्लान तो एकदम परफेक्ट लग रहा था, है ना? लेकिन असलियत में डकैती वाली रात ऐन मौके पर एक ऐसी मुश्किल आ खड़ी हुई जिसने डाकुओं के पसीने छुड़ा दिए थे। उनका ऑपरेशन बिल्कुल घड़ी की सुई के साथ चल रहा था। ठीक 3:03 पर ट्रेन रुकी। कुछ ही मिनटों के अंदर इंजन को बाकी ट्रेन से अलग करके 1 किलोमीटर दूर ब्राइटगो ब्रिज पर ले जाया गया, और वहां, यकीन मानिए, सिर्फ 15 मिनट में कैश से भरे 120 बैग उतारे गए और डाकू अंधेरे में गायब हो गए। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। डाकू अपने साथ एक अनुभवी ट्रेन ड्राइवर तो लाए थे, पर वो पुराने जमाने का था। ये जो नया मॉडर्न इंजन था ना, उसे वो चला ही नहीं पाया। उसके तो हाथ पांव भी फूल गए कंट्रोल्स देखकर। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वक्त तेजी से निकल रहा था। उन्होंने उसी घायल जैक मिल्स को जबरदस्ती उठाया और बंदूक की नोक पर उसी से ट्रेन चलवाकर अपनी भागने वाली जगह तक पहुंचे। ये उनके प्लान का हिस्सा बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब करना तो था ही। तो डकैती तो कामयाब हो गई थी, पर इसके बाद डाकुओं ने ऐसी बचकानी गलतियां करनी शुरू की कि उनका ये तथाकथित परफेक्ट क्राइम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जाते जाते डाकुओं में से एक ने बंधे हुए रेलवे स्टाफ को धमकाते हुए कहा, अगले 30 मिनट तक कोई हिला तो गोली मार देंगे। उन्हें क्या पता था कि ये धमकी उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनने वाली है। इसी एक धमकी ने पुलिस को सबसे बड़ा सुराग दे दिया। उन्होंने तुरंत हिसाब लगाया। 30 मिनट में डाकू गाड़ी से ज्यादा 50 किलोमीटर के दायरे में ही हो सकते हैं। बस एक ही लाइन ने पुलिस का काम कितना आसान कर दिया।
उनका सर्च एरिया एकदम छोटा हो गया। और उनका जो ठिकाना था लेदर स्लेट फार्म, वो ठीक इसी दायरे के अंदर था, सिर्फ 43 किलोमीटर दूर। और फिर हुई दूसरी बड़ी गलती। जिस आदमी को उन्होंने फार्म जलाने और सारे सबूत मिटाने के पैसे दिए थे, वो इतना लालची निकला कि पैसे लेकर चंपत हो गया, आग लगाई नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा सुराग था, और शायद सबसे बचकाना भी, वो डाकुओं ने खुद पीछे छोड़ा था। अपनी जीत का जश्न मनाते हुए उन्होंने लूटे हुए असली नोटों से मोनोपोली का एक गेम खेला था। तो जब पुलिस उस फार्म में पहुंची तो उन्हें वो मोनोपोली का बोर्ड मिला, और उस बोर्ड पर थे डाकुओं के उंगलियों के निशान। बस फिंगरप्रिंट्स को उनके पुराने पुलिस रिकॉर्ड से मैच किया गया और एक एक करके सबके नाम सामने आ गए। केस समझिए सॉल्व हो चुका था। तो डकैती हुई, डाकू पकड़े गए, लेकिन इस कहानी का असर क्या हुआ, इसका अंजाम क्या निकला और इसने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी? बहुत जल्द गिरोह के ज्यादातर लोग सलाखों के पीछे थे, लेकिन कुछ हमेशा के लिए फरार हो गए। और उनमें वो शख्स भी शामिल था जो इस पूरी कहानी का सूत्रधार था, वो अंदरूनी आदमी। अदालत ने पकड़े गए लोगों को 30-30 साल की लंबी सजा सुनाई। जो करोड़ों रुपए लूटे गए थे, उनमें से ज्यादातर पैसा कभी मिला ही नहीं। और वो पुल जहां डकैती हुई थी, आज भी रॉबर्ट्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस पूरे कांड की सबसे दर्दनाक कीमत चुकाई ट्रेन के ड्राइवर जैक मिल्स ने। उस रात जो हमला उन पर हुआ, उस सदमे से जैक मिल्स कभी बाहर ही नहीं आ पाए। उन्होंने दोबारा कभी ट्रेन नहीं चलाई और सिर्फ 7 साल बाद उसी सदमे की वजह से उनकी मौत हो गई। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि ऐसे शानदार कहे जाने वाले जुर्मों की असली कीमत हमेशा बेगुनाह लोग ही चुकाते हैं। और इतने साल गुजर जाने के बाद भी इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल आज भी कायम है। आखिर कौन था रॉयल मेल का वो अंदरूनी आदमी जिसने ये पूरी साजिश रची और जो कभी पकड़ में ही नहीं आया? ये एक ऐसा राज है जो शायद हमेशा के लिए इतिहास में दफन हो चुका है।